यस 12th क्लास स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम कि वक्त रुकेगा नहीं, वक्त तो आगे बढ़ेगा। पहले चैप्टर को जितना रोक सकता था मैं, जितना आपको टाइम मिल सकता था दे दिया गया। बाकी तो अब आगे बढ़ेंगे। आपको तो जितना रास्ता मिलता जा रहा है आगे बढ़ते रहे, चाहे ईयर 0 ईयर हो जाए, चाहे इस वर्ष बोर्ड के पेपर ना हो, परंतु इस चक्कर में आप खाली नहीं बैठ सकते। कर्म तो अपना करते रहें, आप आगे बढ़ें और इस तरह से आगे ना बढ़ें कि बस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस आप अपने आप से पूछिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सारे डेरिवेशंस, डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल, ये हमें ढंग से अच्छी तरह आ गया या नहीं आ गया। बस जवाब वहीं से मिल जाएगा। आगे मेरा प्रयास यही रहेगा जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वक्त भी पूरा दे रहा हूँ, धीरे भी चल रहा हूँ, यानी मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके। अब तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तुम जानो, तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है या स्वीपर बनना है, ठीक, तुम्हें इंजीनियर बनना है या तसला उठाना है, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही संबंधित है, बस विशेष है। कुछ छोटी छोटी बातें जाननी है ताकि गॉस थ्योरम वेल अंडरस्टैंडिंग के दायरे में आ जाए। पहली हेडिंग वेक्टर एरिया, ओके। अब वेक्टर एरिया लिख दिया गया है, खाली एरिया लिखो तो वो स्केलर ही है, पर जब वेक्टर एरिया लिखा जाएगा तो एरिया ट्रीट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पूछा जाता है एरिया क्या है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। परंतु कुछ विशेष दशा ऐसी होती है कि जैसे ये आपकी एक खिड़की मान लो, विंडो, और इसके चारों तरफ ब्लैक ग्राउंड है और सन रेज केवल इसमें से ही पास होंगी बस, और सन रेज ऐसा है। तो ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, इतने एरिया में सनलाइट वहाँ पहुँचती है, उससे किस अमाउंट में पहुँच रही होंगी पर सेकेंड कैन कैलकुलेटेड। परंतु अगर उसको ज़रा सा यूँ कर देता है और सनरे ऐसे ही आ रही है, तो अब कम अमाउंट के साथ वहाँ पहुँच रही है जो इसके थ्रू पास होगी। और अगर इसको ऐसे कर देंगे तो कोई भी सनरेज वहाँ नहीं पहुँचेगी, फिर पहुँचती जाएंगी और इस वक्त सबसे ज़्यादा पहुँचेगी। तो ऐसे में ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तरह काम करता है और डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होती है। बस ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड वही आएगा, जैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ एटसेट्रा। मैग्नीट्यूड उसी तरह से आएगा, बट डायरेक्शन जो हमें ट्रीट करनी पड़ जाए तो प्लेन के नॉर्मली होनी चाहिए और आउटवर्ड होनी चाहिए। यदि इसकी बात करें तो इसका नॉर्मली आउटवर्ड ये होगा, इसका नीचे होगा, इधर इधर इधर, और इस प्लेन का इधर, ठीक है। तो वेक्टर एरिया अगर हम ऊपर का व्यू है तो नॉर्मल आउटवर्ड ऊपर, अगर ऐसा एरिया ए है तो इसे हम कहेंगे वेक्टर एरिया। बात समझ आ गई। तो एरिया की डेफिनेशन की जरूरत नहीं, बट डायरेक्शन बतानी है बस। तो आप रिप्ले करोगे बार बार और देखो नोट्स बनाओगे तो वेक्टर एरिया पहली हेडिंग डायग्राम बनेगा और लिखोगे केवल एक लाइन, सुनना अच्छी तरीके से, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज नॉर्मली आउटवर्ड ऑफ द सरफेस। सुन लिया। दूसरा पॉइंट, ताकि गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए,
इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी है। तो वेक्टर एरिया आप जान चुके हो। वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड उस तरह से वजह से निकलता आ रहा है और डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है। सॉलिड एंगल ये क्या होता है? तो कुछ नहीं है, ये एंगल ही है पर 3D में है और कुछ नहीं। जैसे एक सर्कल, एक तार का सर्कल बना दिया और उसमें 2 पॉइंट ले लिया, सेंटर पे ज्वाइन कर दिया, इट इज ए लीनियर एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस। और अब 3D में आ जाओ। अगर सर्कल का रिंग ना लेके 3D में क्या लेंगे? एक स्फीयर लेंगे। रिंग पे तो आपने 2 पॉइंट ले लेते, स्फीयर पे एक धब्बा लोगे, एक एरियल पार्ट हैविंग सम एरिया आल्सो, ठीक है। रिंग में तो आपने दोनों पॉइंट को सेंटर ज्वाइन कर दिया था, मैं क्या करूँ, वहां भी सेंटर से ज्वाइन करोगे। तो उस धब्बे के चारों तरफ की बाउंड्री से धागे, वाइट वाइट धागे, थ्रेड्स यूं बांधोगे, यूं 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 यूं, कहाँ? सेंटर। इमेजिन कर रहे हो दिव्य दृष्टि में? दिव्य दृष्टि में सोचो एक गोला, येलो कलर का गोला, उसके ऊपर पिंक कलर का एक धब्बा, येलो गोला, पिंक कलर का एक धब्बा, और धब्बे की जो बाउंड्रीज हैं वाइट वाइट थ्रेड्स पिरो के सेंटर में बन। ठीक क्या? हंस क्यों रहे हो? दिव्य दृष्टि खोलना भूल गए क्या? हंसो तो हंसो अपनी लाइफ में। बाकी सेंटर से यूं गए था कि यूं, कहाँ? उस धब्बे की बाउंड्री तक। तो ये जो एंगल बनाइए इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। ये क्या है? सर्कल की स्फीयर? स्फीयर। अब मैं लीनियर एंगल की बात करता तो रिंग होता, सर्कल होता। सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये स्फीयर है 3D में। और ये रहा इसके ऊपर कोई धब्बा, ये रहा सेंटर ऑफ स्फीयर। एक धागा ये बांध दिया, एक ये बांध दिया, 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 ये बांध दिया। ये वाला धागा छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा? ये सारे धागे बराबर होंगे? बराबर होंगे। यहाँ दिख रहा है क्योंकि मैं स्फीयर नहीं बना सकता। ठीक, ये तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। गोला, गोले के ऊपर धब्बा, तो धब्बे के हर पॉइंट से सेंटर इक्विडिस्टेंट होगा ना, तो सारे थ्रेड्स बराबर लंबाई के होंगे। और ये जो चोंच बन रही है, ये जो एंगल बना गोलाई में, इट इज सॉलिड एंगल ओमेगा। अगर लीनियर एंगल में एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस होता है, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल में r की जगह पूरा एरिया लेंगे, डेल्टा ए, और अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे मीटर में था r, वहाँ मीटर स्क्वायर में, तो नीचे मीटर स्क्वायर में लेंगे ताकि डायमेंशन फ्री रहे। ये डायमेंशन लेस ही होता है। ओके, क्लियर? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, बशर्ते वो एरिया किसका हो? स्फीयर का हो, यानी कि उस धागों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बस। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द, या सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड by an part of area of a sphere subtended at center. Okay, ये रेडियन में होता था लीनियर एंगल,
ये स्टेरेडियन यूनिट्स। बाकी डायमेंशन इसकी भी फ्री है, उसकी भी फ्री है, नो डायमेंशन। क्लियर? अब जान ले जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक रस्सी है, ये एक थ्रेड है। इस पॉइंट पर ये कितना एंगल सब्टेंड कर दिए, कितना कर दिए। अगर हमने इस रस्सी को और गुचड़ पुचड़ कर दें, कितनी लंबी रस्सी है, ये कर दें, तब एक एंड ये आ गया और एक एंड ये, तब एंगल ये बन रहा है जो पहले से छोटा बन रहा है। अगर रस्सी को ये उठा दें पूरा, तो एंगल ये बन जाएगा। इस रस्सी को कर दें तो एंगल ये बन जाएगा। समझ रहे हो? वो रस्सी जिसके दोनों एंड्स फ्री हैं, किसी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड है कि रस्सी को किस तरह से गुचड़ पुचड़ करके रखा गया है। क्लियर? अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होगा, परंतु उस रस्सी के दोनों एंड कनेक्ट कर दिए हैं और पॉइंट बीच में लेना, तो रस्सी का ये एंड से लेके पूरा दूसरा एंड यहीं पे आ गया। कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री या 2 पाई। अब रस्सी को जरा फिर गुचड़ पुचड़ो, अब भी 360। कोई से पार्ट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये एंगल बनाया, ये एंगल दूसरे पार्ट बनाया, इस एंगल इतना पार्ट बनाया, इन सब एंगल को जोड़ के 360 आएगा। चाहे इसका आकार जैसा मर्जी कर, सारे पार्ट मिलके जो एंगल बनाएंगे 360 ही बनाएंगे। बात समझ में आ गई? एक रस्सी 2D में अगर हैविंग बोथ एंड्स फ्री, तो किसी पॉइंट पे बनने वाला एंगल रस्सी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। परंतु अगर रस्सी के दोनों एंड्स कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो पूरी रस्सी इनसाइड हर पॉइंट पे एंगल 360 ही बनाएगी, चाहे उसका आकार जैसा मर्जी करना है। समझ बात? यही चीज़ अब 3D में आई है। मेरे पास सोच लेना, ये जो आपने डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर करा था सॉलिड एंगल, अगर पूरा गोला ले लें, आर एड्स का बना हुआ, तो कितना एरिया होता पूरे गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या जाएगा फट के? 4 पाई। यानी पूरा गोला धब्बे की जब पूरा गोला ले लेंगे, तो सॉलिड एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ कितना आ गया? 4 पाई। क्लियर? तो किसी पॉइंट के चारों तरफ होल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, और 2D में किसी पॉइंट के चारों तरफ होल एंगल इज 2 पाई या 360 डिग्री। ओके? ये रस्सी वाली सिचुएशन अब आप 3D में सुनिए जरा। कनस्तर, टीन और ये ढक्कन, समझ लो? और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये बेस ने कितना सॉलिड एंगल बना दिया, इस दीवार ने सब ने सॉलिड एंगल बना के एक केवल एक इसका जो ढक्कन का पोर्शन था इसको छोड़ के पूरा 4 पाई हो जाना था। बट ढक्कन का जो सॉलिड एंगल है बस वो कम रह जाएगा 4 पाई में से। समझ रहे हो? तो 4 पाई में से ढक्कन वाला बनने वाला सॉलिड एंगल लेस कर दो बस। अब हमने ढक्कन को यूं पिचका दिया, यूं पिचकाने से इसका आकार ऐसे हो गया। सॉलिड एंगल जो गोल से यूं आ रहा था उस चपटे से थोड़ा कम आया। समझ रहे हो?
और ढंग 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 करके पूरा बंद सा करके लगभग, तो 4 पाई भी होगी, या 4 पाई से मामूली वर्ग में रहा होगा। यानी कि अगर कोई ओपन पार्ट है, किसी भी बॉडी का कोई ओपन पार्ट है, फिर तो पूरी बॉडी इनसाइड किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बना रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना छिपा हुआ है उसको। और अगर ढक्कन ना होता तो ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, अगल बगल सारे सरफेस मिला के पूरा एंगल क्लोज कर देंगे और 4 पाई बन जाएगा। और फिर आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करो, कोई फिर नहीं पड़ जाएगा, 4 पाई रहेगा, फिर छेद तो है ही नहीं उसमें कोई। बात में आ गई। 2D में रस्सी किसी पॉइंट से एंगल बनाएगी, रस्सी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, पर दोनों एंड्स के क्लोज हो गए अगर, तो इनसाइड हर पॉइंट 360 डिग्री एंगल ही बनाएगी, चाहे रस्सी का आकार जैसा मर्जी कर ले। 3D में जाइए, कोई बंद बॉडी जिसमें एक भी छेद, अगर छेद है तो इनसाइड किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनना होगा उस छेद की सिचुएशन पर डिपेंड है, चपटा कर रखा कैसा है। परंतु अगर बंद बॉडी है, ध्यान देना, बंद बॉडी आएगा हर दिन हर लेक्चर में, क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। तो अगर कोई बंद बॉडी है तो इनसाइड पॉइंट पे सारे पार्ट मिले एंगल कितना बना देंगे, 4 पाई, फिर तो चाहे उसका आकार जैसा भी हो। बात में आ गई। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज्ड बॉडी, कंप्लीटली क्लोज्ड बॉडी एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड इट इज ऑलवेज 4 पाई। ये ध्यान रखेंगे और अगली वीडियो का वेट करें। अरे प्यारे बच्चों, वेक्टर एरिया क्लियर, और साथ में सॉलिड एंगल क्लियर, और पूरी क्लोज बॉडी इनसाइड किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल से टेंड करेगी, क्लोज बॉडी, कोई भी होल नहीं होना चाहिए उस बॉडी में, इस 4 पाई। हिंदी में बोलना इसको 4 पाई, 4 पाई करोगे तो सो जाओगे इसको यूँ करके, 4 पाई। ओके, अब इसका आगे बढ़ें। गॉस थ्योरम चैप्टर चल रहा है जिसकी पहले हेडिंग थी क्या, वेक्टर एरिया, नोट्स हो गए होंगे। दूसरी हेडिंग थी सॉलिड एंगल, वो भी लिखा जाता, और एंगल को फॉर्म होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। और पूरी क्लोज बॉडी जो सप्रेंड करी इनसाइड किसी पॉइंट पे, फिर चाहे उसका आकार कैसा भी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्फीयर है तो ठीक है 4 पाई है, और कहीं होल है उसमें 4 पाई नहीं है, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा करोगे, होल कैसा बन रहा है, चपटा बन रहा है, गोल बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। पर होल अगर नहीं है तो फिर बॉडी से जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी कर लो, टोटल एंगल तो 4 पाई ही होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल रहा हूँ अभी, कि हेडिंग डाल के आप टेंशन रहना शुरू कर देते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं और हमने उसके ऊपर एक वो लिया है, क्या, कोई प्लेन लिया है, ये प्लेन है। अगर फील्ड उधर से इधर आ रहा है और ये प्लेन डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग जैसे मर्जी कर रहा हूँ, तो इस प्लेन में से अगर एक भी फील्ड लाइन कम से कम अल्ली पल्ली पार चली गई तो समझो इसने कुछ कंटेंट कर लिया। ऐसा सुनो, अगर इसको ऐसे रख देंगे तो सारी फील्ड इसको टच करती चली जाएंगी पैरेलल, तो उसने किसी भी लाइन को कंटेंट नहीं किया। और जरा सी भी बैंड हो जाएगी तो इस कुछ लाइन तो इसके अंदर से अल्ली पल्ली पार निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि बढ़ती चल जाएंगी, और परपेंडिकुलर केस में सबसे ज़्यादा लाइन इससे कंटेंट होंगी और फिर कम होनी शुरू हो जाएंगी। कोई प्लेन किसी भी स्थिति में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंटेन कर रहा है, इसके मेजरमेंट की अब आवश्यकता है, और इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। ध्यान रखेंगे, किसी भी प्लेन से कम एक लाइन ऑफ फोर्स भी निकल गई, जो नहीं परपेंडिकुलरली हो, टेढ़े भी निकल रही, बस एक तरफ से एंटर कर गई, दूसरी तरफ से निकल गई हो, तो बस फ्लक्स उससे संबंधित हो गया। ओके। अगर ये ऊपर तरफ जाता हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और न कोई प्लेन इस फील्ड के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो आप जानते हो मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास हो जाएंगे। ऐसे जा रही ऊपर लाइन, मैंने एक ही बनाई है, बहुत सारे एरो, और इसके परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन कंसिडर कर लिया। अब ये जो फील्ड लाइन जा रही है, इसमें से एंटर करके नीचे तरफ से ऊपर से निकल रही है, ये पीछे से एंटर करी और फ्रंट साइड से निकल रही। दिव्य दृष्टि से इमेजिनेशन चाहिए। Perpendicular electric field E, area A, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स, ये एरिया सरफेस इसमें कॉन्टेन करता है। इसमें जो प्रोडक्ट होगा E इंटू ए, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E फाई, E छोटा सा लिखना जरूरी है, फाई E। ओके, तो ये डायग्राम बनेगा, डायग्राम स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला। इस वीडियो को बार बार रिप्ले कर लिया करो, तब पता चले पहले क्या लिखना बाद में क्या लिखना है। फर्स्टली अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर एरो तो मत बना देना, समझ रहे हो, डायग्राम और फिर क्या लिखोगे सुन लेंगे, बढ़िया तरह से रिप्ले करते रहना बार बार से सुनने के लिए। रिटर्न जो नोट्स होंगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यस लिसन एंड देन, यस लिसन एंड देन राइट। इफ वी कंसिडर ए प्लेन ऑफ एरिया ए in uniform electric field E perpendicular to it, then the product EA is called electric flux through that surface. उसके बाद इस फॉर्म को नोट करेंगे। क्लियर? इसमें थोड़ा ये भी देखिए कि मैं एरिया ना कह के अगर वेक्टर एरिया कहता तो उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड, यानी फील्ड की सीधे में। वेक्टर एरिया, वेक्टर वैसे ना दूसरी डायरेक्शन, यानी वेक्टर एरिया और फील्ड एक सीधे में, वेक्टर एरिया खाली एरिया का वही परपेंडिकुलर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बना के स्टेटमेंट लिख के फॉर्मूला लिखने के बाद सेम हेडिंग कंटिन्यू रहेगी। ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, इसी सीध में अगर फील्ड था तो E इंटू ए, पर इस सीधे फील्ड में कोई एंगल बनाता है,
थीटा एंगल बना रहा हूं, तो ई का कॉस कंपोनेंट पड़ेगा ई की जगह, बस इसको ये डायग्राम बन जाएगा। और लिखोगे इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, वेक्टर अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी फिर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस phi e is E A cos theta. Clear? In vector notation, phi e इज इक्वल टू ई ए में कौन सा प्रोडक्ट करें, इसको ओपन करें कॉस आ जाए डॉट ई डॉट है। वेक्टर से ये फायदा है कि इसकी जरूरत नहीं, क्या करें परपेंडिकुलर है तो ई इंटू ए कर लें, नहीं है तो कॉस लगाना पड़ेगा। ई डॉट है तो आप आंख बंद करके बोल दो बस, चाहे कुछ भी। अगर वेक्टर एरिया और ई के बीच में थीटा है तो अपना कॉस थीटा आ जाएगा, ई डॉट है ई ए कॉस थीटा ही होता है। और अगर प्लेन परपेंडिकुलर है यानी वेक्टर एरिया वेक्टर ए के बीच में जीरो एंगल है तब ई डॉट है बोल दो, ई डॉट है ई ए कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो ना बनो तो अपना ई इंटू आएगा। यानी कि ई डॉट ए तो आप खुल के बोल सकते हो फॉर एवरी टाइम इन एवरी केस, ओके। लिखें यूनिट ई इंटू ए कॉस थीटा आएगा भी तो यूनिट लेस है, इक्वल टू एफ पॉइंट क्यू न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। एंड डायमेंशन ml t minus 2 L2 कूलम t ml3 t minus 3 a minus 1, क्लियर। और कुल मिला के किसी प्लेन से एक लाइन भी कम से कम अल्ली पल्ली पार जा रही हो, चाहे थ्रेड में भी निकल रही हो, बस एक तरफ से एंटर दूसरी तरफ से निकल रही हो तो फ्लक्स लिंक हो गया, ओके। वेट द नेक्स्ट वीडियो। यस रेडी। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि फिर अपलोड नहीं हो पाती, फिर कट यूज़ करना पड़ता है, उससे भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले छोटी छोटी बनाता हूँ, आप कॉपरेट करना। क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। कल की बात पे भी ध्यान दें, सॉलिड एंगल और एक गोले का हिस्सा है तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सोचें गोला इमेजिन कीजिए, अब गॉस थ्योरम में इसकी अहम जरूरत है, और उस गोले का एक धब्बा लीजिए तो रेडियल परपेंडिकुलर पड़ रहा ना, फुला हुआ गोला है, गोले का हर एलिमेंट छोटे छोटे धब्बे, उस धब्बे को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर भी पड़ेगा ना, और टेढ़ा हो जाएगा तो कॉस कंपोनेंट ले लो उसका, या साइन जो भी इसके परपेंडिकुलर पड़ रहा है वही लेना है, तभी डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर वैलिड है। सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर and that delta A should be perpendicular to radial vector, otherwise टेढ़ा है तो वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा, क्लियर। राइट द नेक्स्ट हेडिंग
गॉस थ्योरम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस टाइप के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधी लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, इसने क्या कहा? फ्लक्स आप जान चुके क्या होता है, और कम से कम एक इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स भी अल्ले पल्ले पार्ट चलेगी तो फ्लक्स लिंक होगी। इसने ये कहा कि कोई ऐसी बॉडी जो पूरी तरह से बंद हो, उसमें एक पिन होल भी ना हो, क्लोज्ड बॉडी, ऑफ एनी शेप, ठीक है, contain charge, वन और मोर चार्ज। तो भैया इससे तो फ्लक्स लिंक होगा ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होते हैं इससे, और स्ट्रेट वे दोनों के साथ एक का तमाम लाइन इसके सरफेस एरिया को कट करते जा रही है। सरफेस एरिया को एक तरफ से एंटर कर दूसरी निकल गई तो फ्लक्स लिंक हो गया। अब ये फ्लक्स इस बॉडी से लिंक फ्लक्स कैसे निकालना है? या तो पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यूनिफॉर्म फील्ड, तो इनटू हो जाता, चलो, या प्लेन होता, यूनिफॉर्म फील्ड होता, एंगल दिया होता, तब भी निकल जाता, चलो ई डॉट कर लेते। अरे अब कैसे निकलेगा? इसमें उसने क्या कहा, इसके लिए उसने एक थ्योरम दिया, अब बाकायदा प्रूफ भी करी। उसका कहना है किसी क्लोज्ड बॉडी से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये निकालना है किसके इक्वल होगा। वो कह रहा है वो क्लोज बॉडी अपने अंदर जितना भी नेट चार्ज इनक्लोज करेगी उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है, ये उसने कहा। तो स्टेटमेंट सुन लेना दोबारा, बोलूंगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed body is equal to 1/ε0 ऐसे कर दो times of net charge enclosed by that surface। अगर +10 माइक्रोकूलम में और -10 माइक्रोकूलम में दे रखा हुआ है तो नेट कितना हो गया? 0, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो स्टेटमेंट सुन लेंगे दोबारा और नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट गॉस थ्योरम के बाद डायग्राम बना के, चाहो तो खाली स्टेटमेंट लिख देना, पहले बना दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट और उसके बाद चलो ये लिख देना, उसका प्रूफ प्रूफ। इस क्लोज्ड बॉडी एस मानेगी और पॉइंट ओ पर इनसाइड इट एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, और इस पूरी बॉडी से लिंक फ्लक्स, इस पूरी बॉडी से लिंक फ्लक्स हमें निकालना है और प्रूफ करना है वो 1/ε0 इंटू क्यू के इक्वल होगा। बस छोटी सी बात। तो इसका कोई सा एलिमेंट कंसिडर कर लो, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट ds। और उसे वेक्टर एरिया में लेंगे तो क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ये
जो कि क्यू से आर डिस्टेंस पे, और फील्ड यूं निकल ली होगी इससे, यूं चला गया वो। इलेक्ट्रिक अलग अलग पॉइंट अलग अलग होगा कि जो सरफेस पास पड़ रहा है वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और दूर पड़ा वहां वीक होगा। इसलिए वी अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग हो सकता है। आर की वैल्यू भी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगी, कोई ज़्यादा पास होगा कोई ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, जब कल वाली बात थी तो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर पड़ रहा था उसका ये ds, तो हम कह रहे थे डेल्टा a अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा a जो है ds। ओके, यानी वेक्टर एरिया ई की सीधे बढ़ना चाहिए, और अगर टेढ़ा है तो कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ टेढ़ा ही है, थीटा वाली। ओके, तो हम इस एलिमेंट से लिंक फ्लक्स निकालेंगे उस पहले। तो क्या करेंगे, प्रूफ में considering an element of area ds as shown, electric flux through it, electric flux through it या this element, through this element। फाइव ई तो जाएगा पूरी बॉडी से लेंगे, डी केवल एलिमेंट से लेंगे। कैसे लेगा, वहां का ई है फील्ड और डी एस है, और हमें डॉट कर दो बस। ये तो बताया कि डॉट कहाँ बंद कर दो, तो उसका एरिया पता है, वहां का फील्ड पता है, तो ई डॉट डी एस। एक सेकंड लगाया करने में आपने। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी बॉडी से लिंक नहीं निकल रहा है, उस क्लोज बॉडी के एक एलिमेंट से निकल रहा है लिंक फ्लक्स। हटाइए, पहले वाले का केवल मैग्नीट्यूड, दूसरे वाला केवल मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल बिटवीन देम थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर है, ये वाला फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर, और इंटू ds, सॉरी ई की वैल्यू बात है ना, फिर ds इसमें बोलिए अच्छी है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ds और इंटू कॉस। क्लियर, तो रिफ्रेश में पढ़ रहा हूँ दिख जाएगा, और नहीं तो दिव्य दृष्टि से देखना। फाइव ई डी फाइव, ध्यान देंगे Q को भी ना छेड़ रहे हैं और 4πε0 को भी ना छेड़ रहे हैं। ds cos थीटा अपॉन आर का ऊपर विचार करें। ds ये है और ds का cos कंपोनेंट छेड़ेंगे ना तो ये पड़ जाएगा, यानी डेल्टा ds डेल्टा ई सीधे में जाएगा और तब इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। समझ लो, ds ये गोला ये होता तो ये सरफेस होता, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ds इसकी सीधे में होता। अभी दब गया जरा सा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हमें तो वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, cos थीटा कंपोनेंट। तो ds cos थीटा कहाँ पड़ेगा, ds तो टेढ़े पड़ रहा है, पर ds cos थीटा फील्ड की सीधे पड़ जाएगा, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। ds cos थीटा रेडियल के परपेंडिकुलर पड़ गया,
इसलिए अब एक सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। बता सकते हो, इसको बताओगे? बट ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर इज डी ओमेगा। डी ओमेगा बता दो क्या है वो? solid angle subtended by element ds at O. Okay? तो d phi e is q upon 4 pi epsilon naught d ओमेगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है, इसलिए ध्यान सुनते भी रहो। हर बार रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो ध्यान से भी सुनते भी रहना और दिव्य दृष्टि से देखते रहना। यह अगर हम अगले एलिमेंट की बात करें तो इसके लिए 400 वगैरह आएगा, ये पहले से कांस्टेंट है। हाँ, डी ओमेगा उसका आएगा। अगर हम बात ध्यान करते तो अगले एलिमेंट के लिए आर कुछ और हो जाता, ठीक है, डी एस कुछ और हो जाता, थीटा कुछ और हो जाता, परंतु ये सब इसमें सॉलिड एंगल में आ गए। अब आप इसका अलग 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 एलिमेंट लोगे तो सबके लिए क्यू और ये तो जैसे आएगा, उसके अपने अपने अलग अलग सॉलिड एंगल आएंगे। बस हमारी बात, इसलिए हर एलिमेंट से लिंक फ्लक्स, एक एलिमेंट लिंक फ्लक्स निकल जाएगी, हर एलिमेंट से लिंक फ्लक्स निकाल दो और जोड़ दो, पूरी बॉडी का क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। दैट्स ऑल। देयरफॉर, ये तो करते रहोगे बार बार तो मैं बोल रहा हूं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्लोज्ड बॉडी phi e is equal to, ये जो आपका एक का निकला, एक एलिमेंट का, इसका इंटीग्रेशन करिए, और क्लोज का मतलब कोई एलिमेंट मत छोड़ो। अगर बॉडी क्लोज ना होती, ठीक है, एक अगर होल रह जाता उसमें, फिर अब ये साइन नहीं लगा सकते राउंड। राउंड का मतलब क्लोज्ड, पूरी बॉडी में कोई एलिमेंट नहीं छोड़ा और उसमें कोई पिन होल भी नहीं है, सब कुछ ले लिया। ओके, रखो जी, डी फाई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यानी पहले एलिमेंट का प्लस दूसरे एलिमेंट का प्लस तीसरे एलिमेंट का सबका जोड़ रहे हैं, तो ये चीज तुम्हें कॉमन आएगी। तो यहाँ रखो, कोई दिखाई ना दे रहा हो, वस्तु तुम मुझे बाद में बोल रहा है क्या कर रहे हो। तो पूरी बॉडी से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेक एज कॉमन, क्लोज इंटीग्रेशन ओनली डी ओमेगा, यानी कि पहले एलिमेंट का के द्वारा ओ पे बनने वाला सॉलिड एंगल प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का प्लस पांचवे का, ठीक है, और क्लोज का मतलब कोई नहीं छोड़ा, कोई धब्बा नहीं छोड़ा, सबके सॉलिड एंगल्स प्लस कर दिए, पूरी बॉडी क्लोज है। तो पूरी क्लोज बॉडी के द्वारा अंतरित ओ पर सॉलिड एंगल से चारों तरफ का कितना होता है वो 4 पाई। और बॉडी क्लोज ना होती तब 4 पाई ना होता, वो जो होल खोल ले जाता उसका वाला कम हो जाता 4 पाई में से, पर अब कुछ क्लोज बॉडी है तो 4 पाई ही होना है, और इसका फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी रेडीमेड है कि, ठीक है। 4 पाई खल्लास, दिस इज 1 upon epsilon naught times of net charge, this is Gauss theorem, ठीक है। अगले पार्ट तो नेक्स्ट होगा, कल ही होगा, तो कल क्या होगा, इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरह से इसको निपटाएं
और पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन कंटिन्यू रखे हैं, बस गोल्डन चांसेस में मिले हुए हैं, अभी वक्त मिला हुआ है। कैपेसिटर जहाँ एक बार हेडिंग डाल दो कैपेसिटर तो बस फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्वेश्चन इससे नहीं कर पाओगे, इससे इन दिनों कर रहे हो। इसलिए भी गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कॉन्टैक्ट है इसका, इसलिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन भरमार करते रहो, दिन रात एक करके रखो उसमें, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ओके।